हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परसेंटाइल बूस्टर बैच में। आज हम लोग लेक्चर वन शॉट में कवर करने वाले हैं जो हमारे पास फिजिक्स का है, सेंटर ऑफ मास। ये एक अच्छा खासा चैप्टर है, इसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी है और कंसेप्चुअली भी काफी सारी चीजें हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट आप सेंटर ऑफ मास को रिवाइज कर लीजिए और कोलिजन्स की थ्योरी के फॉर्मूले को भी रिवाइज कर लीजिए। हम सेंटर ऑफ मास में ही कोलिजन्स करने वाले हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी पहले एक बार देख लेते हैं। हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मेन कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं और कोलिजन्स के बारे में भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो जो भी हमारे पास रिपीटेटिव फॉर्म के क्वेश्चंस हैं मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा और उनके ऊपर जो एक दो क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीट हो गए हैं, मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दूंगा। आप प्लीज उनको ट्राई करिएगा बेटा, और उनके सॉल्यूशंस आपको नेट पे अवेलेबल होते हैं तो आप उनको आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब बात है, कई सारे बच्चे फिर से वही कि सर थ्योरी लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ाइए। बेटा मैं आप सभी लोगों से एक बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपने 2 साल में बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स पढ़े हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने 3-3 घंटे के भी लेक्चर्स देखे, 3.5 घंटे के भी देखे, हो सकता है 6, 8, 9 घंटे के भी लेक्चर्स करे हो। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम परमिट करता है कि आज जब आपके टाइम कम है, ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1-1.5 महीना बचा है, इसके अंदर आप हर चैप्टर पे फिर से आप 3-3 घंटे के लेक्चर्स देखें और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है और उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और अपना टाइम स्पेंड करिए। बेटा मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे परसेंटाइल उसकी बूस्ट होगी जो अपने पर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस को एनालाइज करेगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। यहां पर मैं अगर चाहूं तो मैं 3.5 घंटे का, 5 घंटे का भी लेक्चर ले सकते हैं और पिछले साल हम लोगों ने लिए भी है, लेकिन वहां पर टाइम था बच्चों के पास। इससे पिछले वाले में जब जेईई अटेम्प्ट 1 था तब हम लोगों ने 5-5 घंटे की थ्योरी वाले लेक्चर्स भी लिए, 5-6 घंटे के लिए लिए हैं और आपने, आई होप अगर आपने पढ़े होंगे तो वहां से आपकी थ्योरी भी याद हुई होगी। अब बात है कि हमारे पास फिर से थ्योरी पर ना जाके हम लोग अब कर रहे हैं क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को जो आपकी परसेंटाइल को इंप्रूव कराए। ठीक है, तो प्लीज आप उस चीज को देखो, हर बैच की एक नेसेसिटी होती है, एक डिमांड होती है, राइट। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एनसीईआरटी वाला पर अगर मान लीजिए कोई बैच लॉन्च होता है फ्री यूट्यूब पे, तो उसका एक पर्पस होगा कि वो सीबीएसई ओरिएंटेड रहे, है ना। अगर वहां पर जाके कोई टीचर एडवांस पढ़ाएगा तो उससे आपका भी फायदा नहीं है और टीचर का भी फायदा नहीं है, राइट। तो हर टीचर को एक पर्टिकुलर बैच के हिसाब से अपने कंटेंट को मोल्ड करना पड़ता है और बच्चे को भी ये करना पड़ता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीबीएसई का बैच लेके कहते हैं सर आप जेईई मेंस नहीं पढ़ा रहे, आप सीयूईटी नहीं पढ़ा रहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो बैच किसके लिए है। ये बैच आपका परसेंटाइल बूस्टिंग के लिए है। आपको यहां पर और दिमाग नहीं लगाना, आपको यहां पे क्वेश्चन देखने हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव हैं और इसके बाद अपने पीवाईक्यूज लगाने हैं और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ठीक है, और ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा करते हैं लेक्चर की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg 3 kg है पोजीशन वेक्टर I 2j कैप n प्लस k कैप, और दूसरे का है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो अब जरा देखना, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा है RCOM वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर होता है, दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2। कंसेप्ट ये है m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी ऑर्डर में आपकी थ्योरी भी चलती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ये पोजीशन वेक्टर निकलवाया जाता है, फिर आप इसी में एक्स आई कैप एक्स और वाई जे कैप, ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप करके आई कैप को कंपेयर करते तो XCOM का फॉर्मूला बनता था m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और YCOM का फॉर्मूला बनता था m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर आप देखें तो जेईई मेंस 2022 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, आपको आर सेंटर ऑफ मास अगर आपको चाहिए तो आपका एक पार्टिकल 1 kg का है, इसका पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस प्रकार से। और दूसरा पार्टिकल आपका 3 kg का है और इसका पोजीशन वेक्टर है -3i कैप -2j कैप एंड प्लस k कैप, इस प्रकार से डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 4, है ना। इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो ये आएगा i कैप प्लस 2j कैप
प्लस के कैप, और यहां पर आएगा बेटा -9 आई कैप, फिर यहां पर आएगा -6 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय 4। इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो आई को आप आई से जोड़ेंगे, तो आई को आई से अगर आप मैं जोड़ूं तो -8 आई कैप आ जाएगा बेटा, ठीक है। जे को जे से जोड़ेंगे तो -4 जे कैप आ जाएगा बेटा, और के को इससे जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा -6, नहीं, हमारे पास ये आपका आएगा 4 के कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय 4। अगर आप देखें तो ये आएगा -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इस प्रकार से आपका RCOM वेक्टर आपको मिलेगा। तो -2 -1 एंड 1, -2 -1 एंड हमारे पास 1, ठीक है। ये अच्छा, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हमारे पास 3 -2 एंड जे, तो -9 -6 एंड प्लस 3k और प्लस 4k हमारे पास यहां पर आएगा, ठीक है। और -8 आई हो गया और -4 जे हो गया प्लस 4k। तो आई थिंक यहां पर हमारे पास -2 आई -2 जे प्लस k यहां पर आपका इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, आपका फर्स्ट डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, 3 पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 1 kg 1 kg 1.5 kg and 2.5 kg are placed at the 3 corners of the right angle triangle of the side 4, 3 and 5। एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल आपको दे दिया है, ठीक है, शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट पॉइंट। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 3-4 बार मिल जाएंगे, तो ये चीज के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मासेस। डिस्क्रीट मासेस मतलब पॉइंट मासेस अगर आपके पास गिवन है तो आप सेंटर ऑफ मास किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, अगर मैं इसको ले लूं, ये हमारे पास m है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3m/2 और ये आपका हो जाएगा 5m/2, है ना। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। या आप m ना भी लें तो ये आपके लिए हो जाएगा 1 kg 3/2 kg एंड हमारे पास यहां पर 5/2 kg, ठीक है। ये आ गया। अब इन्हों के हमारे पास बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। 1.5 सेंटीमीटर राइट एंड 1.2 सेंटीमीटर अबव 1 kg, ठीक है। 1 kg से हमें बताना है सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो कंसेप्ट को अगर आप देखें तो आपका कंसेप्ट है जो अभी आपने पोजीशन वेक्टर निकाला था, वैसी XCOM आपका होता है सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi। YCOM आपका होता है बेटा सिग्मा mi yi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi, और ZCOM आपका होता है बेटा सिग्मा mi zi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। ये क्या है हमारे पास, हर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चाहिए, हर पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2, हर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, हर पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, हर पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होगा, तब आप इस प्रकार से निकाल पाएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल 1 kg वाला जो पार्टिकल है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ठीक है, तो हमारे पास 3/2 kg वाले का पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास। अगर आप देखें तो ये आप अपनी x एक्सिस ले सकते हैं, ये आप अपनी y एक्सिस, तो ये 3,0 पर है हमारे पास, राइट। तो इसका हो जाएगा 3,0 और दूसरा वाला है 5/2 kg। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे बेटा, तो इसके कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर पे है, तो दैट विल बी 0,4, है ना। तो इन दिस केस इट विल बी 0,4। अगर मैं XCOM निकालता हूं तो जरा देखना, सिग्मा मीन समेशन हर पार्टिकल का मास और उसका x कोऑर्डिनेट, तो 1 × 0 प्लस 3/2 × 3 प्लस 5/2 × 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट विल बी हमारे पास 1.5 2.5 और 2.5 आपका मास आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 9/10 या फिर 0.9 आपका XCOM आया, कहां से, ओरिजिन से।
ठीक है। एंड YCOM की अगर मैं बात करूं तो M1 Y1 1 इंटू 0 प्लस 3/2 इंटू 0 प्लस हमारे पास 5/2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 आपका आएगा। तो ये दोनों हट गए, तो ये 5 to 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर ये। तो अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। इन्होंने हमें बोला है 1, जरा देखो कोऑर्डिनेट आपका कहां आता, यहां से x कोऑर्डिनेट आपका होता 0.9 सेंटीमीटर और y कोऑर्डिनेट आपका होता 2 सेंटीमीटर, यही आया। तो 1.5 सेंटीमीटर टू द राइट, 2 सेंटीमीटर टू द राइट, 0.9 सेंटीमीटर टू द राइट एंड 2 सेंटीमीटर अबव, तो सी ऑप्शन आपको अपना आंसर मिलेगा। आपको इस प्रकार से कहीं पर भी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल दिए जाएं, कंसेप्ट आपका बेटा यही रहता है, ठीक है। कंसेप्ट आपका बेसिकली यही रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप लैमिना, ये स्कूल में कराया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फ्लैग शेप लैमिना थिन फ्लैट प्लेट ऑफ मास 4 kg, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम आर शोन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम आर शोन, हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। अब ये कंसेप्ट होता है, ध्यान से देखना, इसका कंसेप्ट होता है एडिटिव सिस्टम, एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम, एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम्स, ठीक है। एडिटिव सिस्टम मतलब जहां पर आप बॉडी को जोड़ के बना रहे हैं। इसकी में कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, एक जैसे ये वाला है, एक ये वाला है, हमारे पास एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो मैं इसका एक एडिटिव और एक नेगेटिव दोनों कराऊंगा और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। एडिटिव सिस्टम्स मतलब आपको पता लग रहा है, ठीक है, वी आर एडिंग बॉडीज, वी आर एडिंग बॉडीज। जब आप बॉडीज को ऐड करके अपना सिस्टम बना रहे हो तो एडिटिव सिस्टम। नेगेटिव सिस्टम की बात करें, व्हेन वी रिमूव अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, व्हेन वी रिमूव अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, आप एक सिस्टम में से किसी एक पार्ट को रिमूव करें तो सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले सभी के सेंटर ऑफ मास याद होने चाहिए, सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर डिस्क का, कोन का, हेमिस्फेयर का, सॉलिड, सबके आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब एडिटिव नेगेटिव में देखना, दो टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक होता है एरिया प्रॉब्लम्स और एक होता है वॉल्यूम प्रॉब्लम्स। नेगेटिव में भी आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एरिया वाले और या फिर वॉल्यूम वाले, क्योंकि आपके लिए यहां पर क्या है, शीट, आपके लिए यहां पर क्या है, शीट। तो शीट हमारे पास 2 डायमेंशनल है, इसको लैमिनर भी बोला जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एरिया, हमारे पास स्फेयर में से आपने एक छोटे स्फेयर को निकाल लिया, ठीक है, तो वो आपके हो गए वॉल्यूम बेस्ड, 3D डायमेंशन वाले वॉल्यूम बेस्ड, ठीक है। तो एरिया वाले में जरा देखना, XCOM आप निकालेंगे सिग्मा AIXI डिवाइड बाय सिग्मा AI, ठीक है। YCOM आप निकालेंगे सिग्मा AIYI डिवाइडेड बाय सिग्मा AI। अभी मैं इसको समझाता हूं। वॉल्यूम बेस्ड में XCOM आप निकालेंगे सिग्मा VIXI डिवाइड बाय सिग्मा VI और YCOM आप निकालेंगे हमारे पास सिग्मा VIYI डिवाइड बाय सिग्मा VI, ठीक है। एरिया वाले में आप क्या करते हैं, जब आप किसी बॉडी में से, जैसे इसको हम एडिटिव क्यों कह रहे हैं, अगर मेरे को इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। सर मैं ऐसे तोड़ना चाहता था, तो आप ऐसे तोड़ लो। आप 2 हिस्सों में तोड़ना चाहो 2 में तोड़ो। सर मैं एक ये चाहता हूं, एक ये चाहता हूं, एक ये चाहता हूं, आंसर आपका सेम आएगा। जितनी बॉडीज आप तोड़ोगे उतने ही ज्यादा आपको एरियाज और उनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे। मैंने 2 में तोड़ लिया, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के, ध्यान से समझना, इन दोनों को जोड़ के हमारे पास पूरी बॉडी बन रही है। तो पहली बात ये एडिटिव सिस्टम में है और एरिया बेस का क्वेश्चन है। जैसे इस वाले में से आपने एक पूरी बॉडी में से एक छोटी सी बॉडी को हटा दिया, इसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा गया, तो आपने कोई चीज रिमूव करी है, तो ये नेगेटिव सिस्टम्स है, ठीक है। अब यहां पर डिस्क बोला है, सर्कुलर होल
होल है फ्रॉम सर्कुलर डिस्क, क्योंकि डिस्क हमारे पास एरिया रखती है, वॉल्यूम नहीं, तो हम लोग इसको एरिया बेस्ड में करेंगे नेगेटिव सिस्टम। ये इस कैटेगरी में हमारे पास आएगा, ये इस कैटेगरी में नेगेटिव का एरिया आएगा। तो XUM आप कैसे लिखते हैं, ए बिगर या फिर A1 X1 माइनस A2 X2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2, ये रखते हैं। YCOM आप कैसे रखते हैं, A1 Y1 माइनस A2 Y2, मैं दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, A1 माइनस A2। सर अगर मान लो मैं 3-4 होल्स बना दूं तो यहां पर माइनस आता रहेगा, ठीक है। हमारे पास XCOM वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में हमारे पास आएगा V1 X1 माइनस V2 X2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, और YCOM आपका आएगा बेटा V1 Y1 माइनस V2 Y2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। इस प्रकार से आपका आएगा। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इस कंसेप्ट को आप समझते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने पहले तो मैंने आपको थ्योरी बता दी कि आपके एडिटिव नेगेटिव सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे को इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पूछा गया था, तो मैंने कहा यार इस बॉडी को मैं 2 हिस्सों में तोड़ के भी बना सकता हूं, है ना। तो एक बॉडी मैंने यहां ले ली, ये वाली एक बॉडी हो गई, और एक बॉडी मैंने ये वाली मान ली, एक ये हो गई। अब जिनके दिमाग में आया कि सर मैं पूरे में से इस चीज को हटा दूं तब भी तो आ जाएगा, यस, आप नेगेटिव सिस्टम में की बात कर रहे हैं, आप उसकी भी बात कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप करके देखना चाहें जरूर करके देखिए। अब 2 बॉडीज को आप यहां पर हमारे पास एक तो एडिटिव सिस्टम है और ये एरिया वाला है, तो आपके 2 बॉडीज है ना, तो इसका एरिया आप निकालिए। सारे बच्चों की गलती मैं पहले बता रहा हूं कहां होगी, डायमेंशन और सेंटर ऑफ मास ढूंढने का। 0 और 1, तो ये वाला लेंथ है आपका 1 मीटर का, 0 और 3 ये वाला लेंथ है आपका 3 मीटर का। कोऑर्डिनेट्स रीड करिए, यहां पर जब मैं जा रहा हूं तो y में जा रहा हूं, तो देखो x सेम है, y हमारे पास 0 से 3 हुआ तो 3 यूनिट्स का। तो इसका अगर आप एरिया की बात करें, इसका मैं A1 कह दूं तो 3 इंटू 1 3 यूनिट्स आया। इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ढूंढिए, ठीक है। तो 1 का एक प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसका जनरली सेंटर होता है, तो 1 का आधा 1/2 कॉमा y का आधा 3/2, ये हो गए आपका x1 और y1। समझे उस फॉर्मूले में x1 y1 क्या था, जो आप बॉडी ले रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। अगर मैं इसकी बात करूं तो जरा आप ध्यान से देखना, इसका एरिया क्या आएगा भाई, ये यहां पर 1 हो चुका है, x में मूव कर रहा 2 तक गए तो ये आपका 1 यूनिट का हुआ। आप y में मूव कर रहे हैं तो यहां 2 है यहां 3 है, तो ये भी आपका 1 यूनिट का हुआ। तो अगर मैं A2 की बात करूं तो 1 इंटू 1 तो 1 आया, और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यहां होगा। अब जरा देखो ये 1 है तो इधर से आपका हाफ हुआ, तो 1 तो हो ही गया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हाफ कॉमा हाफ, अरे भाई ओरिजिन अगर यहां होता तब हाफ कॉमा हाफ होता, ओरिजिन तो आपका यहां है ना भाई, ओरिजिन तो आपका यहां है। तो 1 तो ये है ही, प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा 3/2 कॉमा, अगर आप यहां से देखें तो यहां तक 2 हो चुका है, 2 प्लस हाफ हमारे पास 5/2, ये आएगा हमारे पास। समझे मैंने क्या बोला, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देखो यार, यहां से यहां ये इधर से हाफ होगा, लेकिन ओरिजिन से नापोगे ना तो ये वाला 1 और हाफ दोनों जोड़ोगे तो 1 प्लस हाफ 3/2। वाई एक्सिस में यहां से यहां 2 हो चुका है, ये पूरा लेंथ 2 है, तो 2 प्लस हाफ आपको जोड़ना है, तो दैट विल बी 5/2। अब आते हैं एडिटिव सिस्टम में, तो XCOM की अगर मैं बात करूं तो ये होता A1 X1 प्लस A2 X2, दोनों को जोड़ रहे हैं अपॉन A1 प्लस A2, ठीक है। एरिया में चला जाएगा, तो पहले का है 3 इंटू X1 है आपका हाफ, प्लस दूसरे का एरिया 1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट 3/2 अपॉन टोटल एरिया 3 + 1 4। तो अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 4, तो 3/4 0.75 आपका x कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये गया और ये गया, ये सही है, ये सही है। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर मैं YCOM की बात करूं तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 आपको करना है। तो पहले वाले का एरिया कितना है 3,
इसका y कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास का, दैट इज 3/2, ठीक है, प्लस दूसरे का एरिया है 1 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इज 4, तो ये आ जाएगा आपका 9/2 प्लस 5/2 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 14/2 7/4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.75 ना, 7 डिवाइडेड बाय 4 1.75, तो ये आपका आंसर बेसिकली हो जाएगा। क्लियर? तो ये एडिटिव सिस्टम का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहां पर एक बॉडी में से आपने किसी चीज को हटा लिया है, तो ये किसका क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव का। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, इवन इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिलेंगे, ठीक है। द सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a। एक पूरी डिस्क थी, ठीक है, पूरी डिस्क थी, इसमें से आपने एक छोटे से होल को रिमूव कर लिया है एज शोन इन द फिगर। द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग, सेंट्रॉइड मींस सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ के हिसाब से कितना होगा। कई बच्चे इसको रट लेते हैं, लेकिन रटिए मत, ठीक है भाई। देखो ये पहला अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव मींस आप बॉडी को हटा रहे हैं, और क्योंकि यहां पर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो ये एरिया होगा। अब जरा देखना XCOM दैट इज A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 करना है, और YCOM की अगर मैं बात करूं तो A1 y1 माइनस A2 y2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 करना है। सर A1 A2 किसको लें, कॉमन सेंस लगाइए, इसमें से मैं ये चीज हटा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले का A बिगर, जो बड़ा वाला है जिसमें से आपने हटाया है वही आपका A1 है, दैट विल बी पाई A स्क्वायर। और एक सर्कल का सेंटर कहां होएगा, अपने सेंटर पर है ना, सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आता A, 0, तो A1 ये हो गया, x1 y1 ये हो गए। अब जिसको आपने हटाया है, ठीक है, इसका एरिया A2 होगा। देखो इसका रेडियस था a/2, तो पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर पाई A स्क्वायर बाय 4। अब इसका कोऑर्डिनेट ढूंढो, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता, ये होता है ना। अगर आप देखें तो यहां से लेके यहां तक तो A हो गया है, यहां से लेके यहां a/2 आपका हो गया है, तो ये कितना आ जाएगा 3a/2, 0, राइट। फॉर्मूले में डालना है बस भाई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो गड़बड़ मत करके आना, पाई A स्क्वायर इसका एरिया इंटू x1 माइनस दूसरे का एरिया पाई A स्क्वायर बाय 4 इंटू इसका x1 इज 3a/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई A स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर बाय 4। देखो y में जब आप रखोगे, जब मैं इधर से मास हटा रहा हूं तो जितना मास ऊपर से हटा है उतना मास नीचे से हटा है, तो y में शिफ्टिंग नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर मास है, इधर मास हटा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड दी हैवी साइड, इधर ही आंसर आना चाहिए, A से कम आंसर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो जरा यहां पर इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखें तो पाई 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 कॉमन लेके हट गया, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर आपका हट गया, यहां बचा है A माइनस 3a/8 डिवाइडेड बाय यहां पर आपका बचा है 3/4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5a/8 है ना इंटू 3/4 ये आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 5a/6 आपका आंसर डी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। तो अब इसके बाद देखो, द डिस्क ऑफ मास m ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस डेंसिटी शोन इन द फिगर, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को और कराता हूं, ये वाले आपके क्वेश्चन होमवर्क है। A square shape hole of side a/2 is carved out of a distance d equal to a/2 from the center of the uniform circular disc remaining center। अब ये आपका नेगेटिव सिस्टम का है, प्लीज इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक डिस्क में से एक स्क्वायर को हटा दिया है, स्क्वायर का एरिया पता ही है, और इसका स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास इन्होंने दे ही दिया है, तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, इसको करना है। दूसरा है कि आपने एक शीट में से, ये भी एल शेप, आप एडिटिव सिस्टम से भी जा सकते हैं, इसको और इसको जोड़ के सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, या फिर इन्होंने क्या कहा है पूरी डिस्क में से इसको हटा दिया है, तो आप बड़ी
स्क्वायर लेमिना में से स्मॉलर स्क्वायर लेमिना को हटा रहे हैं, तो आप नेगेटिव से भी जा सकते हैं, एडिटिव से भी जा सकते हैं। आप दोनों तरीके से जाइएगा जिससे आप अपने कंसेप्ट को होल्ड कर पाए। ठीक है, तो आपका एक नेगेटिव सिस्टम का ये भी आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अ डिस्क ऑफ मास m विद यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी शोन इन द फिगर। डायग्राम मैं दे देता हूं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्वार्टर डिस्क। ठीक है भाई, देखो यही सेम चीज याद रखना, सेम थिंग या सेम कंसेप्ट फॉर रिंग। फॉर रिंग, रिंग के लिए भी आपका सेम कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्मूला रिवाइज कर रखा है, अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, पहले आप ये सोचिए। सेंटर ऑफ मास आपका कहां होगा, पहले आप ये सोचिए। भाई देखो, अगर कंप्लीट डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास यहां होता, लेकिन जब सेमी सर्कुलर डिस्क होती है तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट करता है। अब ये इंटीग्रेशन से आता है, और अगर आपको याद हो तो ये होता है 4r/3π। 4r/3π। रिंग के लिए क्या होता है, 2r/π। याद करना है आपको। ठीक है, अगर ध्यान से समझना, 4r/3π होता है, इसका मास हमारे पास m है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की आपसे बात करता, ठीक है, सिर्फ मैं इतने पोर्शन की आपसे बात करता, अब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि मेरे पास एक क्वार्टर डिस्क है, इसी डिस्क का एक क्वार्टर पोर्शन जो है ये, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है दैट इज xa,3π, xa,3π। अब बताइए सेंटर ऑफ मास के लिए x की वैल्यू क्या है। अब खुद सोचो यार, हमारे पास जो सिमेट्री लाइन है ना वो ये है। ठीक है, इस लाइन के अलोंग इधर जितना मास है उधर उतना ही मास है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज समझ पाए तो ये y = x लाइन ही इसकी सिमेट्रिकल लाइन होगी, है ना। मान लेते हैं अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर था। ठीक है, जो इसका दूसरा बेटर हाफ है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर होता, आप इंटीग्रेशन से करना चाहें जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस से भी हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर ये लाइन है, जितना मास आपका यहां है उतना ही मास आपका यहां है, तो अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो इस लाइन पे ही आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। अगर मैं एडिटिव सिस्टम की बात करूं कि मान लो कि मेरे पास ये दोनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब जरा समझना, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है जितना मास इधर है उतना मास इधर है, तो सेंटर ऑफ मास का ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा। और हमें ये बात पता है सेंटर ऑफ मास यहां पर होता है पूरी डिस्क का 4r/3π, यही तो होता है। जो इसका y है और इसका जो y है वो दोनों कंबाइन होके सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास तो आपका यहां होगा, है ना। तो क्या आप ये चीज समझ सकते हैं कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, जरा ये देखना, आप क्या करते, a1 इसका एरिया a इंटू वाई प्लस a इंटू वाई डिवाइड बाय 2a करते तो आपका y तो आता आंसर। इसका y इसका y जब जोड़ते तो 4r/3π आता, तो y की वैल्यू आपके लिए 4r/3π है, तो मैं ये कह सकता हूं ये हो गया 4r/3π। सर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे ये y = x लाइन पर है तो जो y है वही आपका x होगा, तो इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो आपके लिए ऑन कंपैरिजन अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपका 4 आंसर हो गया। ठीक है, आप इंटीग्रेशन से जाना चाहें, कई बच्चों ने जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से जाना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, जरूर ट्राई करना बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। अब जरा देखो, इस बेस पर भी आपके क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास, मतलब एक यूनिफॉर्म रॉड की अगर मैं बात करूं, अगर एक रॉड यूनिफॉर्म है जिसका मास है m, लेंथ है L, ठीक है, मास है m, लेंथ है L, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आपको बीच में मिलेगा, दोनों साइड से L/2 और L/2, है ना। लेकिन अब आपको क्या दे दिया है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, और डेंसिटी आपको दे दी है ये फंक्शन, एक नया फंक्शन दे दिया है।
एक्स आपका वेरी करेगा तो डेंसिटी रॉड भारी होती चली जाएगी। वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट, 0 और एल के बीच में एक्स की वैल्यू है, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड इज, लेंथ ऑफ रॉड हम लोग ले सकते हैं एल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 3-4 बार रिपीट हुए बेटा, ठीक है, 3-4 बार मैं मिनिमम बता रहा हूं बेटा, बहुत बार रिपीट हुआ है। एंड जो आपको मैं यहां पे कंसेप्ट बता रहा हूं यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी 5-6 बार रिपीट हुआ, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चन में फंक्शन चेंज कर दिया है, 2020 का ये क्वेश्चन है, 2022 में फंक्शन चेंज कर दिया है, ठीक है, ये अब आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट की बात मैं करता हूं, ठीक है, जरा यहां पर समझना, हमारे लिए डिस्क्रीट मासेस के लिए, अगर मैं डिस्क्रीट छोटे छोटे मासेस हैं, डिस्क्रीट हमारे पास मासेस होते हैं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आपके लिए क्या होता है, XCOM इज सिग्मा mi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi, ये होता है। लेकिन जब रॉड रिंग डिस्क होती हैं, इन सबको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब, यहां पर छोटा पार्टिकल पूरा एम मास अपनी कोई डायमेंशन नहीं रख रहा है, लेकिन यहां पर वही एम मास एक प्रॉपर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जब कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिग्मा आप लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर तो बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं भाई, इसके लिए तो बिलियंस ऑफ पार्टिकल है, तो आप सबका कोऑर्डिनेट ढूंढ के ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं। हम अब इसको चेंज कर देते हैं, कॉन्टिन्यूअस के लिए याद रखना, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, इसमें आप क्या करते हैं, XCOM दैट इज इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, x इंटू DM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ज्यादा होशियारी मत करना कि सर DM काट देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x, गधे। यहां पर आपका जो DM है, DM क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट, याद रखना। यहां पर आप छोटा सा पार्टिकल लेते थे ना, तो यहां पे ds इज मास ऑफ एलिमेंट। वो कैसे लिया जाता है, dm विल बी इक्वल टू लैम्डा dx। अगर 1D ऑब्जेक्ट है, लीनियर मास डेंसिटी है, तो ये, अगर dm एरिया वाले क्वेश्चन है तो सिग्मा इंटू da, और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है तो रो इंटू dv, ग्रेविटेशन तक काम आएगा, अभी बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए, ये वाला 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। लैम्डा आपका ध्यान से देखना, या तो मास पर यूनिट लेंथ, अगर यूनिफॉर्म हुआ तो आप ये रखिएगा लैम्डा की वैल्यू, अदरवाइज लैम्डा क्वेश्चन वाला जो भी क्वेश्चन में वेरिएशन है वो लीजिएगा। सिग्मा आपका रहेगा मास पर यूनिट एरिया अगर यूनिफॉर्म है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म में। डेंसिटी रो की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम अगर यूनिफॉर्म है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है मेरे अंडरपंटर, तो जो भी क्वेश्चन में दिया है वो आप लेके चलेंगे। सर डीए क्या होता है, जब देखो अगर आपके लिए डिस्क बनाने की बात है तो आप रिंग अपना एलिमेंट लेते हैं, रिंग का जो एरिया आता है 2 पाई r dr आता है। नहीं याद है, अब याद कर लीजिए कम से कम। सर समझा दो, समय नहीं है। वॉल्यूम की अगर आप बात करें, ठीक है, अगर आपका स्फेयर है, स्फेयर की इंटीग्रेशन में आप शेल लेते थे ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, इसका dv आता है कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ये रखा जाता है। ये पूरा कंसेप्ट है कॉन्टिन्यूअस का। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रॉड है, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से आपकी एक रॉड थी। ठीक है, x इक्वल टू 0 यहां है, x इक्वल टू l यहां है। इसकी जो डेंसिटी लैम्डा के टर्म्स में, क्योंकि 1D ऑब्जेक्ट है, सर रो दे रखा है, अरे बात वही है, रॉड है ना, तो कंफ्यूज करने के लिए लैम्डा को रो से लिख दिया और कुछ नहीं है। a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये आपका डेंसिटी है। x की वैल्यू 0 डालोगे तो लीनियर मास डेंसिटी a है। जैसे जैसे आपका x इंक्रीज करेगा
आपका जो रॉड है वो हैवी होता चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इस साइड ज्यादा हैवी पार्टिकल्स है, इधर कम, तो सेंटर ऑफ मास इससे तो आगे ही मिलेगा। अब कैसे करते हैं? रॉड के लिए आप एक x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट लेते थे, ठीक है? तो इसका जो dm आएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। सर लैम्डा m बाय l ले, अरे गधे, जो क्वेश्चन में दिया है वो लोगे क्योंकि ये वेरिएबल है इस बार। ये आया। अब जरा देखना, सेंटर ऑफ मास का अगर मेरे को x कोऑर्डिनेट चाहिए, सेंटर ऑफ मास x में ही होगा, ठीक है? तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। बस हो तो गया। x क्या था? इस फॉर्मूले में आप x क्या रखते थे? उस छोटे से पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट। तो इस में जो छोटा सा पार्टिकल है उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो x ही है। बस अब फॉर्मूले में डाल दीजिए x। dm की बात करें तो यह आ जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। वेरिएबल आप हमेशा कहां से देखते हैं? वेरिएबल आप हमेशा देखते हैं जिसके साथ d लिखा है। तो अगर आप देखें तो यहां पर x वेरिएबल है, इसको आप कहां से कहां चेंज करेंगे? जब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे यहां पर, तो पहला एलिमेंट, आप एलिमेंट बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, फाइनल एलिमेंट आप कहां डाल दें? ये आप अपने एलिमेंट्स रखते जा रहे हैं, और फाइनल एलिमेंट जैसे आपने x इक्वल टू एल पे रखा तो आपकी तो रॉड ही बन गई ना यार। और आपकी रॉड बन गई तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट आउट हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए था। तो 0 से L आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। तो यहां पर आप ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है? ये हो जाएगा ax dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से L प्लस हमारे पास बी एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से L डिवाइडेड बाय हमारे पास a dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से L प्लस हमारे पास बी एक्स स्क्वायर dx का अपॉन एल स्क्वायर फ्रॉम 0 से L। ये आपको इंटीग्रेट करना है। अब कई बच्चे कहेंगे ये तो बड़ा खतरनाक है तो क्या करें? आंसर चाहिए, 4 मार्क्स चाहिए, कॉलेज चाहिए, तो अब तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है, ठीक है? तो मैं इस शीट को यहां पर कॉपी कर लेता हूं, ठीक है? इस शीट को मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं और इसको अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है? हमारे पास तो आइए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा भाई? देखो a तो आपका यहां पर आ गया, ठीक है? a तो आपका यहां पर आ गया, x का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से L प्लस हमारे पास b बाय एल स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, ये बनेगा x की पावर 4 बाय 4 फ्रॉम 0 से L डिवाइडेड बाय, यहां पर देखोगे a आपका बाहर आएगा, x बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से L प्लस b बाय एल स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 से L। ये करना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा a बाय 2 इंटू एल स्क्वायर, बस यही आएगा, प्लस b बाय 4 एल स्क्वायर इंटू एल की पावर 4 डिवाइडेड बाय a इंटू एल प्लस बी बाय 3 एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास? इसका आएगा a एल स्क्वायर बाय 2 प्लस ये एल स्क्वायर बी एल स्क्वायर बाय 4 प्लस अपॉन a एल प्लस बी एल बाय 3, ठीक है? l अगर आप कॉमन लेके उड़ा दें, ठीक है, ये l लेके एक l के साथ उड़ा दें, l बाहर आ जाएगा, तो ये आपका होगा, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है? तो 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय हमारे पास 3a प्लस बी, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो अगर आप देखें तो ये आएगा l इंटू 2a प्लस बी बाय 4 3 और 3a प्लस बी, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। 3l बाय 4 2a प्लस बी, ठीक है? 3l बाय 4 2a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी, यही आ रहा है ना? 3l बाय 2a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी, ठीक है? डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर,
ठीक है, तो लेंदी वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन अब आपका होमवर्क बनता है, प्लीज ट्राई करेंगे। चला जाए अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन, टू ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जनरली बच्चे करते ही हैं, ध्यान समझना। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, टू ब्लॉक 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद कोऑर्डिनेट 0,0। एक 0,0 पर है, मान लेते हैं यहां पर कितने वाले का, 10 kg का, और एक x,0 हमारे पास 30 kg का। ये आ गया x,0 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव टू दिस ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। इसको आप 6 सेंटीमीटर कहीं मूव कराए। सर आपको कैसे पता x की वैल्यू 6 से कम है? मेरे को नहीं पता, मैंने कहा 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक 30 kg मस्ट बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टू बी रिमेन अनचेंज। इसको हम लोग कहां पर लेके जाएं? ठीक है, या इसका शिफ्ट कितना होना चाहिए, ये पूछा है। ठीक है, कि हमारे लिए कि सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड रहे। अब इसको करने के दो तरीके। ठीक है, इसको करने के दो तरीके। आप इनिशियल कोऑर्डिनेट्स मान के पहले सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालिए, फिर फाइनल कोऑर्डिनेट्स मान के फाइनल सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालिए, और फिर दोनों को इक्वेट करिए। एक तो वो लॉजिक। दूसरा, याद रखिए, अगर आपका RCOM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपका M1 R1 वेक्टर है प्लस M2 R2 वेक्टर है डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 है, तो अगर एक पार्टिकल का शिफ्ट हो रहा है दूसरे का शिफ्ट हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट करेगा। तो यहां से याद रखना, व्हेन बॉडीज आर शिफ्टेड, तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डेल्टा RCOM इज इक्वल टू M1 डेल्टा R1 वेक्टर प्लस M2 डेल्टा R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है। इसी को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर डिवाइड बाय M1 प्लस M2 बनता है। और उसको जब आप डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर डिवाइड बाय M1 प्लस M2 बनता था। याद करिए। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, देखो 10 kg वाले का 6i कैप, इन्होंने कहा है कि शिफ्ट नहीं होना चाहिए, शिफ्ट हमारे पास क्या हो जाए, 0। तो मैंने कहा यार ये 0 हो जाए तो 10 kg वाला 6i कैप, 10 kg वाले का 6i कैप का शिफ्ट हो जाए। ठीक है, 30 kg वाले का हमें शिफ्ट नहीं पता। ठीक है, 30 kg का मान लेते हैं शिफ्ट हमारे पास ये है डिवाइड बाय 40। अगर आप देखें तो 60 इज इक्वल टू -30s, तो s की अगर आप बात करें -2 आना चाहिए। तो जो दूसरे वाले का शिफ्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा है कि द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक 30 kg मस्ट बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स 10 kg, 2 सेंटीमीटर टूवर्ड 10 kg, 2 सेंटीमीटर टूवर्ड द 10 kg अवे एंड टूवर्ड्स 4 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, अगर आप इसको 6 यूनिट आगे लेके जा रहे हो तो दूसरे वाले को 2 यूनिट आप पीछे ले जाओ। इसने 60 का करा, इसने भी 60 का शिफ्ट जनरेट करा। ठीक है, तो माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर का आप शिफ्ट बना दीजिए। तो 10 kg वाला ब्लॉक जहां पर भी था हमारे पास, तो 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स दी 10 kg आपका ये रहेगा। अब कंसेप्ट आपको यहां पर ये वाला रिकॉल करके रखना है। ठीक है, कंसेप्ट आपका ये है, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 3-4 बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लोजन प्रॉब्लम्स, जब भी कोई बॉडी एक्सप्लोड करती है तो उसके ऊपर के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक m मास की बॉडी थी, ये 3 हिस्सों में टूटती है। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। तो मैं इसका मास 5m ले लेता हूं, तो एक बॉडी का मास हो गया m, एक का हो गया m
और एक का नहीं, हमारे पास 2m है ना, तो 4m ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो रेशियो दोनों को, तीनों को जोड़ोगे तो m और 2m 4m आ जाएगा। टू स्मॉलर पीसेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद वेलोसिटी 30 एंड 40। जो दो हल्के वाले पार्टिकल हैं, एक परपेंडिकुलर जा रहे, एक 30 से जा रहा है, और ये जनरली कॉपी में, सभी के कॉपी में जनरली होता भी है, एक 40 से जा रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल विल बी, वेलोसिटी मींस डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा है, मैग्नीट्यूड। अब आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर हमारे पास कंसेप्ट क्या है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन्स सेकंड लॉ अगर आप देखें भाई, देखो एक्सप्लोजन जब होता है ना, तो बाहर से आप हाथ से नहीं खींच रहे, वो अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से वो एक्सप्लोड करता है। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से अगर आप देखें, कंसेप्ट ये है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो जैसे आप इसको जीरो डालते हैं, किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, हमारे पास कांस्टेंट का, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आपका हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड, कांस्टेंट। अब जरा देखो, बॉम्ब आपका इनिशियली रेस्ट पर था, अब ये कंसेप्ट हो गया बेटा आपका, और एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस इसी तरीके से आपके होते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम आपका कितना था, जीरो, बॉम्ब रेस्ट पर है, कहीं नहीं दे रखा, चल रहा है ना। ऐसा एक और क्वेश्चन भी है, प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके फूट जाती है, तो इनिशियल मोमेंटम टॉप पॉइंट पर रहता है, हमारे पास एम यू कॉस थीटा, फिर आप एक्सप्लोजन का कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इस केस में जीरो है। इसका अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, तो इसका हो जाएगा 30m मोमेंटम आई कैप में, इसका मोमेंटम की बात करोगे 40m जे कैप में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 2m वाला पार्टिकल है उसको कहीं ना कहीं यहां जाना पड़ेगा। आप वेक्टर से जाना चाहें, वेक्टर से जा सकते हैं। फाइनल मोमेंटम की अगर आप बात करें, तो ये होगा 30m आई कैप प्लस 40m जे कैप प्लस 2m वी वेक्टर। आप इक्वेट करके वी वेक्टर को निकालिए, ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते थे भाई, देखो 30m इधर है, 40m इधर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में 50m का होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। अगर 50m मोमेंटम इधर है तो इसका मोमेंटम इसके साथ कैंसिल आउट होना चाहिए, तो 50m मस्ट बी इक्वल टू 2m v प्राइम, m से m गया, ये 25 हुआ। तो दूसरा जो हैवी वाला पार्टिकल है उसको 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर जाना पड़ेगा, और एंगल आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। वैसे उन्होंने वो चीज नहीं पूछी है, तो बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, 4 पार्टिकल ए बी सी डी विद मास m 2m, इसका मास है m 2m 3m एंड 4m, इस प्रकार से है, ठीक है। are at the corners of the square, they have acceleration of equal magnitude with direction as shown। सबकी एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, ठीक है, वैल्यू सेम है सबका, इसकी इधर है, इसकी इधर है, ठीक है, सबके एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे है। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, याद रखना इसी प्रकार से वेलोसिटी का भी है, तो मैं कंसेप्ट आपको बुला देता हूं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 वेक्टर, हमेशा i कैप j कैप में जाना, m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसी को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैंने ये जो कंसेप्ट लिखा है, ये कंसेप्ट है 2 बॉडी सिस्टम का, लेकिन यहां पर कितने, 4। तो भाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबके लिए लिखेंगे, तो यहां पर क्या होगा, m इंटू माइनस ए आई कैप प्लस, अच्छा मास 2m है, ठीक है, तो प्लस 2m इंटू इसका एक्सेलरेशन है ए जे कैप प्लस 3m इंटू हमारे पास ए आई कैप प्लस 4m इंटू माइनस ए जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3m 6m 10m, तो ये आ गया आपका। तो ये कितना आएगा, माइनस m a आई कैप प्लस 2m a जे कैप प्लस 3m a आई कैप माइनस 4m a जे कैप डिवाइडेड बाय 10m, यही आएगा बेटा आपका, है ना। तो अब
जरा देखना, आई को आई से माइनस करें तो ये आपका आएगा 2ma आई कैप, ठीक है, और जे को जे से माइनस करेंगे तो -2ma जे कैप डिवाइडेड बाय 10m, तो m से m उड़ा दिया जाए, ठीक है, और ये आपका आएगा a/5 आई कैप माइनस जी कैप, ये आपका आंसर आएगा a/5 आई कैप प्लस आई कैप माइनस डी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अ मैन ऑफ 60 kg इज रनिंग ऑन द रोड एंड सडनली जंप्स। देखो एक बंदा है, कितने मास का भाई, 60 kg का है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, एक रोड ले लेते हैं, यहां पर एक बंदा है जो 60 kg, थोड़ा स्पीड में चल रहा है तो एंगल दिखा दें, दौड़ते हुए लगे तो, इज रनिंग ऑन द रोड एंड सडनली जंप्स ऑन अ स्टेशनरी ट्रॉली कार। इसके ऊपर हमारे पास ये एक ट्रॉली कार है, ऐसे मान लेते हैं, इस ट्रॉली कार का जो वजन है दैट इज 120 kg, ठीक है, ये दौड़ रहा है, यू से मान लिया, और जाके इस पे कूद गया। देन द ट्रॉली कार स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने ये जो दे रखा है ये इनिशियल सिनेरियो है, फाइनल सिनेरियो में ये मान सकता हूं कि जो आपकी ट्रॉली कार थी, ठीक है, जो आपकी यहां पर ट्रॉली कार है, ये जाके इस पर बैठ गया है ना, यही होगा, और ट्रॉली कार स्टार्ट्स मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से पूरा सिस्टम चल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द रनिंग मैन वॉज, भाई देखो हमारे पास दिस इज बेसिकली अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देखा जाए तो ये आपका इन इलास्टिक कोलिजन ही है ना, स्टिक कर गए ना एक दोनों, ठीक है। तो किसी भी कंसेप्ट, जरा ये चीज समझना भाई, कुछ नहीं भी आ रहा हो, एक इक्वेशन तो बनाई आना भाई। इन ऑल कोलिजन्स की अगर मैं बात करूं, आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। अगर मैं जाके किसी गाड़ी के साथ टक्कर खाऊंगा तो मैं गाड़ी पर फोर्स लगाऊंगा, गाड़ी मुझ पर फोर्स लगाएगी। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, हम दोनों को, गाड़ी और मैं एक सिस्टम मान लूं, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है चच्चा, तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। बेटा कई बच्चे गलती क्या करते हैं ना, मोमेंटम से मजे लेते हैं और फिर मोमेंटम मजे लेके दिखाता है उनको एग्जाम में रिजल्ट के फॉर्म में। वेक्टर है भाई, भले ही ये वन डायमेंशन चल रहा हो, हमेशा आई कैप जे कैप में जाओ, गलती नहीं होगी। तो भाई ये इनिशियल और ये फाइनल सिनेरियो है, इसका मास 120 है, इसका 60 है, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आपका रहेगा। तो अगर आप देखें तो 60 इंटू यू आई कैप, ये जो ट्रॉली थी वो तो रेस्ट पर थी, इक्वल टू ये दोनों ससुरे एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, और ये v या 2 आई कैप से चल रहा है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 60u। अब डायरेक्शन सबका आई में है तो अब कोई पंगा नहीं, 60u इज इक्वल टू 180 इंटू 2 आई कैप। तो हमारे पास ये 3 हो गया, u की वैल्यू 6 आई कैप हमारे पास आंसर होगी, ठीक है। u की वैल्यू आपके पास 6 आई कैप हमारे पास आंसर बेसिकली होगा, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, 2 particles moving in the same direction do not lose all their energies in completely inelastic collision, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि 2 पार्टिकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रहे हैं, एक m मास ऐसे u से चल रहा है, मान लो ये ऐसे है, अलग अलग मास है, और एक m2 है, ये इस प्रकार से जा रहा है u2 से, ठीक है। डू नॉट लूज ऑल द एनर्जी इन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, नो डाउट होता है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लेना, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये इसका लॉस होता है, ठीक है। अब जरा देखना, 2 पार्टिकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज, भाई देखो इनिशियल मोमेंटम अगर सिस्टम का अगर आप देखेंगे तो वो इज नॉट इक्वल टू 0, तो कोलिजन होने के बाद परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ये दोनों स्टिक कर गए, तो ये v कॉमन से चलेंगे ना। ऐसा क्यों सर? क्योंकि फाइनल मोमेंटम शुड नॉट बी इक्वल टू 0,
है ना। अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व। तो मैं यहां पे कह सकता हूं अगर ये दोनों चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, हमारे पास कुछ ना कुछ रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कुछ ना कुछ रहेगी। तो सारा का सारा थोड़ा ना लॉस हुआ है। टू पार्टिकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट बेटा, ये आपका ट्रू है, सही है। लेकिन स्टेटमेंट वन के बारे में एक और चीज बता देता हूं, घुमा दे। स्टेटमेंट वन को जरा और एनालाइज कर लेते हैं। कैन टू पार्टिकल्स इन perfectly in elastic collision can lose all energy, क्या ऐसा हो सकता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सारी की सारी एनर्जी लूज हो जाए? हो सकता है। अगर हमारे पास एक पार्टिकल m मास का है, ये u स्पीड से आ रहा है, और एक पार्टिकल m मास से है, ये u स्पीड से आ रहा है, और e की वैल्यू जीरो हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें इनिशियल मोमेंटम आपका कितना है, जीरो। अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं आपसे बोलूंगा तो ये स्केलर है, हाफ एम यू का स्क्वायर, सर हाफ एम यू का स्क्वायर। जैसे ही हमारे पास कोलाइड करेंगे, जरा देखना आपका फाइनल मोमेंटम शुड बी जीरो। अब आप जरा ध्यान से समझना, ये रेस्ट पर आ जाएंगे। अब ये अगर इधर चल जाए तो तब भी मोमेंटम होता, स्टिक कर गए तो ये आपका फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो। उसके हिसाब से v कॉमन विल बी जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो। तो यहां पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें तो वो तो जीरो हो गया। तो आप देखें ये सारी की सारी एनर्जी कहां गई भाई, लॉस हो गई। कैसे? जैसे ये टकराएगा तो इसमें से एनर्जी के फॉर्म में, हीट, वाइब्रेशन, साउंड के फॉर्म में हमारे पास सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो यस, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सारी की सारी एनर्जी लॉस हो सकती है कि अगर दोनों का मास सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और स्पीड भी सेम हो। लेकिन इन्होंने ये जो वर्ड बोल दिया, टू पार्टिकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी लॉस हो जाए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कुछ है, फाइनल मोमेंटम उसी के बराबर होना चाहिए। तो चलेंगे तो है ना, इस प्रकार से। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ कोलिजन, दिस इज टोटली ट्रू। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है और ये इसका रीजन भी है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम है इनिशियल तो फाइनल भी होगा और उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। यस, क्लियर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v, एक पॉइंट मास का पार्टिकल है, ये स्पीड v से जा रहा है। ठीक है, कोलाइड्स विद स्टेशनरी पॉइंट मास पार्टिकल, एक और पॉइंट मास पार्टिकल है जिसका मास इन्होंने m कह दिया है और स्टेशनरी है, रेस्ट। इफ द मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल इज गिवन एज f हाफ mv स्क्वायर, इन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो एनर्जी का लॉस हो सकता है वो ये है, देन F इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस m। भाई देखो, मैक्सिमम लॉस आपका कब होगा, जब E की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर आप लॉस का यहां पर बात करें तो लॉस क्या होता, हाफ mm डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर ही आता है इसमें। यह आपका मैक्सिमम लॉस है। अब ये क्या कह रहे हैं, F की वैल्यू कितनी होगी, m अपॉन m प्लस m। तो यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर व्हेन द पार्टिकल गेट स्टक टू ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। ठीक है, आपका ये कहने का मतलब है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू जब आपके लिए जीरो हो तब हमारे पास मैक्सिमम लॉस होता है। यस, ठीक है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये भी सही है। ठीक है, और ये इसका रीजन भी है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद स्पीड विद एन अननोन वेलोसिटी v1, एक हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि एक बॉडी है मास m1 की, ये अननोन स्पीड से जा रही है। ठीक है, v1 ये हमें पता नहीं है। ठीक है, अंडरगोज अ कोलिनियर कोलिजन विद अ बॉडी ऑफ मास m2 मूविंग विद v2 i कैप, ये m2 है, ये v2 से जा रही है i कैप में।
ये नहीं पता हमें, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2 मूव विद वेलोसिटी, m1 आपका किससे मूव कर रहा है, v3 से, और आपका m2 मूव कर रहा है कितने से, v4 से, ऐसे रिस्पेक्टिवली। इफ m2 इज इक्वल टू 0.5 m1, आपको यह दे दिया है कि m2 की वैल्यू 0.5 m1 है, मतलब हाफ ऑफ m1 है, m1/2, और इसको भी मैं लिख सकता हूं m1/2, यही है हमारे पास, ठीक है। एंड v3 इज 0.5 ऑफ v1, तो ये v1/2 हो गया, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें। देन v1 इज, क्या आपको ये बता रखा है किस प्रकार का कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, कुछ भी, ई की वैल्यू नहीं ना, किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, ये तो आप कर ही सकते हैं ना। अब हमें नहीं पता ना कौन सा कोलिजन है कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्वेश्चन चीख रहा है, अरे दादा हम नहीं बता रहे हैं किस प्रकार का कोलिजन है, लेकिन मोमेंटम तो बिफोर, आफ्टर, एट द टाइम ऑफ द कोलिजन कंजर्व रहता है, तो आप कंजर्व कर लीजिए। क्वेश्चन चिल्ला रहा है, आप हैं बहिरे। m1 इंटू v1 प्लस m2, अभी ऐसे लिख लेते हैं, इंटू v2 इज इक्वल टू m3 इंटू m3 नहीं, m1 इंटू v3 प्लस m2 इंटू v4, ये आएगा, ठीक है। हमें v1 चाहिए, ठीक है, तो जरा ये देखना, और किसके टर्म में, v4 और v2 के टर्म में, तो भाई v3 हटा दो ना, ये आ जाएगा m1 इंटू v1 प्लस m2 की वैल्यू थी m1/2, ठीक है। v2 तो हमें ऑप्शन में चाहिए, तो v2 रख लेते हैं, प्लस m1 और v3 आपका v1/2 है बेटा, ये रख लिया, प्लस m2 की जगह पर हम लोग m1/2 रख लेते हैं, और v4 हमें ऑप्शन में है ही, ये आ गया, ठीक है। तो m1 उड़ा दें, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये बचा आपका v1 प्लस v2/2 इक्वल टू, ये आया v1/2 प्लस v4/2, इसको इस साइड ले जाते, इसको इस साइड ले जाते, तो ये बचेगा v1/2 इज इक्वल टू v4/2 माइनस v2/2। अगर आप इसी को एनालाइज करें तो v1 इज इक्वल टू v4 माइनस v2 आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। क्लियर, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द x डायरेक्शन विद द स्पीड 2v इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। अब ये आपका 2 डायमेंशन कोलिजन का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 डायमेंशन का कोलिजन का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा जिससे हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। एक हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद इन x डायरेक्शन विद 2v, तो ये m है, ये आपका जा रहा है 2v से, ठीक है। इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m, एक पार्टिकल का मास है 2m, ये इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में जा रहा है v से, ठीक है, इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज इक्वल टू। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर परसेंटेज लॉस है तो हम लोग क्या कर दें, हमारे पास जरा देखना, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पता है सर, लॉस ऑफ एनर्जी मैं अभी बता रहा हूं कंसेप्ट सर, वो होता था हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। भूल के भी मत लगा देना, ये 1D के लिए होता है, 1 डायमेंशन, ये आपका 2 डायमेंशन। अब ये क्वेश्चन आपका क्या कंसेप्ट चेक कर रहा है, ये आपका 2D हमारे पास कोलिजन का क्वेश्चन है, और ये इस प्रकार के आपको आगे भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2 डायमेंशन कोलिजन मैटर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमें बेसिकली निकालना क्या है, परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, कितना परसेंटेज लॉस हुआ। चलिए फिर हम लोग दोबारा से एक बार डायग्राम बनाते हैं और बेसिक से इसको ट्राई करते हैं। भाई देखो, कोलिजन में आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और बेसिक अप्रोच भी आपका क्लियर होना चाहिए। ये m मास का पार्टिकल जा रहा है 2v से, और यहां पर आपका 2m मास का पार्टिकल जा रहा है v से, यही क्वेश्चन दे रखा है ना, m2v 2mv हमें।
और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है। तो भाई देखो, अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ये कहने का मतलब है ये दोनों स्टिक कर रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हमेशा वैलिड है। अब ये वेक्टर है, गलती मत कर देना, तो ये आ जाएगा 2mv i कैप, इसका आएगा 2mv j कैप, और दोनों स्टिक कर गए हैं तो ये आ जाएगा टोटल मास 3m इंटू v वेक्टर। सीधे वेक्टर की बात करेंगे, आई कैप जे कैप में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो m से m उड़ा दिया, ठीक है, तो ये आपका आएगा 2v i कैप प्लस 2v j कैप डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू v वेक्टर, ठीक है। देखो दोनों का मोमेंटम सेम है तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों हमारे पास स्टिक करेंगे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की या फिर आप बात करें दोनों का जो इस प्रकार से आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म में क्यों बोलूं मैं आपको, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है कंबाइंड वो इस डायरेक्शन एक्स में जितनी है उतनी ही वाई में है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इस लाइन पे 45 डिग्री के लाइन पर हमारे पास दोनों स्टिक कर जाएंगे, ठीक है, 2m और m, और ये कॉमन स्पीड से vc से चल रहे हैं, vc। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं vc की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में, कईयों को पता होगा जब दो वेक्टर्स x और y में सेम है 90 डिग्री पे √2 टाइम्स होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी 2v/3 का स्क्वायर प्लस 2v/3 का स्क्वायर, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2√2v/3 आपको मिलेगा, ठीक है, √2 टाइम्स। अब हमें लॉस चाहिए था, तो जरा देखना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होती, आपकी होती हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर प्लस इसकी होती हाफ इंटू 2m इंटू v का स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, तो ये आपका 4 होगा 2mv स्क्वायर प्लस 2 कट गया mv स्क्वायर, तो आपकी इनिशियल काइनेटिक आ रही है 3mv स्क्वायर। अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये दोनों स्टिक कर गए हैं हाफ 3m और v कॉमन का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 3m इंटू ये आ जाएगा 48 v स्क्वायर बाय 9, ठीक है। तो अगर मैं इसको कट कर लूं तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4/3 mv स्क्वायर, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू परसेंटेज लॉस, ठीक है। तो चलिए हमारे पास इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है, अब लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर लूं। सर फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं, क्योंकि फाइनल ऑब्वियस सी बात है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, लॉस हुआ है तो कम होगा, नेगेटिव आ जाएगा, या तो आप नेगेटिव पचा जाओ कि वो किस लिए है, अगर नहीं आ रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लिया जाए। और डिवाइडेड बाय, अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज की बात करूं, फ्रैक्शनल परसेंटेज निकालना है ना हमें, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका क्या आता, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और परसेंटेज चेंज की अगर आप बात करते तो आपका कितना आता हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था भाई 3mv स्क्वायर माइनस ये कितना आया था हमारे पास 4/3 mv स्क्वायर, और इनिशियल की अगर आप बात करें तो 3mv स्क्वायर इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काटा पीटी कर ली जाए, हमारे पास 9 - 4 5/9 इंटू 100, तो 500/9 कर लिया जाए, हमारे पास 55.555 के आसपास आपका परसेंटेज लॉस बेसिकली हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास राउंड ऑफ करना है तो 56 ये आपका परसेंटेज लॉस आ जाएगा। तो 2 डायमेंशन कोलिजन को किस प्रकार से चलाना है उसका ध्यान रखना है। आगे चला जाए अगला क्वेश्चन है, 3 blocks A, B, C are lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A and B have equal masses. A और B का masses equal है, while C has a mass capital M, ठीक है,
ब्लॉक ए इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v, आपने इसको v से फेंक दिया है, ठीक है, टूवर्ड्स b, ड्यू टू विच इट कोलाइड्स b परफेक्टली इन इलास्टिक, इसके साथ चिपक गया, ठीक है। द कंबाइंड मास कोलाइड विद c ऑल्सो परफेक्ट, ये इसके साथ भी फाइनली चिपक गया। स्टेटमेंट क्या दिया है इसको समझिए। 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल थी, इज लॉस्ट इन होल प्रोसेस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी, इसका 5/6 लॉस हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m/m, ठीक है। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन भी और एक ये वाला, इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज्यादा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपका एनर्जी का एनालिसिस उस क्वेश्चन से सीखेंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, एक ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई करना है आपको, और एक ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। लेट मी सी, और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने वेलोसिटी किसको दी है? ए वाले को, है ना, ए वाले को आपने वेलोसिटी दी है v, ये इसके साथ परफेक्टली इनलास्टिक करा, चिपक गया, तो इन दोनों की कॉमन स्पीड होगी। और फिर ये इसके साथ परफेक्टली इनलास्टिक करा, तो ये हमारे पास चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पूरा एनालाइज करें। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये इनिशियल सिनेरियो की मैं बात करता हूं, ठीक है, इनिशियल केस, तो आपने m मास के ब्लॉक को, m मास ही था ना, स्मॉल m, ठीक है, आपने स्मॉल m मास के ब्लॉक को v स्पीड दिया है, ये वाला m मास आपका रेस्ट पर है, और आपका कैपिटल m मास वाला भी आपका रेस्ट पर था। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये इनिशियल मोमेंटम आपका होता है mvi कैप बस। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करते तो पार्टिकल के पास ही है हाफ mv का स्क्वायर बस। जब आपका कोलिजन हो चुका होगा, जरा समझना, ये वाला इसके साथ चिपक गया और ये वाला इसके साथ चिपक गया, तो ये तीनों ही एक कॉमन स्पीड से चल रहे होंगे। मोमेंटम पहले इन दोनों में कंजर्व होगा, फिर इन दोनों का इसके साथ कंजर्व होगा। तो अगर मैं बात करूं m m और m, तो ये पूरा एज अ सिस्टम लिया जा सकता है, ये सारे साथ चल रहे हैं ना, ठीक है। तो जरा फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो फाइनल मोमेंटम आपका क्या होगा? 2m प्लस कैपिटल M इंटू v कॉमन, यही होगा, वो भी आई कैप में ही होगा आपका। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी हाफ ऑफ मास इज 2m प्लस m इंटू v कॉमन का स्क्वायर। अब आपको जरा ये चीज सोचना है, क्या मोमेंटम बराबर होगा या काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या, अब हिंट भी दिया है वैसे तो, लेकिन अब कुछ बच्चे इसको नहीं ढूंढ पाए तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। मैंने आपको कई बार बता दिया, ऑल टाइप ऑफ कोलिजन में मोमेंटम आपका हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? परफेक्टली 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द होल प्रोसेस। आपकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ना इक्वेट कर सकते हैं। आप कहेंगे इस पूरे कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व है। तो आप सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की अगर आप बात करते तो आपका क्या आता बेटा? mv इज इक्वल टू 2m प्लस कैपिटल M इंटू v कॉमन आता। तो v कॉमन इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M, ठीक है। अब जरा देखो, हमारे पास एनर्जी की बात करें, 5/6 ऑफ इनिशियल इज लॉस्ट। हमारे पास मान लो इनिशियल ये था, ठीक है, इसका 5/6 ऑफ k इज लॉस्ट, तो रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग आपका कितना हुआ? k/6, हाँ या ना? अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 5/6 लॉस हो गया है तो 1/6 ही तो बचा है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? यस। तो अब हमारे पास कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है दैट इज 1/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? हाफ ऑफ 2m प्लस m, और v कॉमन आपका कितना था बेटा?
या पहले रख देते हैं v कॉमन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ हाफ एम वी का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो हाफ हाफ उड़ा दिया जाए, ठीक है, v कॉमन को धर दिया जाए तो यहां पर आएगा 2m प्लस एम इंटू v कॉमन कितना था बेटा, mv अपॉन 2m प्लस एम, mv अपॉन 2m प्लस एम का होल स्क्वायर, ये आया इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 6, कुछ इस प्रकार आया। अगर मैं देखूं तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं 2m प्लस एम इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा बेटा। काटा पीटी कर ली जाए, हमारे पास ये पूरा इसके साथ कट गया, एक m इसके साथ कट गया, वी स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो यहां पर आपका बचा क्या बेटा, यहां पर आपका एक m बचा, ठीक है, वी स्क्वायर कट गया है, अपॉन 2m प्लस m बचा, और यहां पर आपका 1/6 बचा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2m प्लस m बाय m, इनवर्स कर दें तो 6 हो गया, 2 प्लस m बाय m इज इक्वल टू 6 हो गया। m बाय m का वैल्यू 4 है और m बाय कैपिटल M का वैल्यू 1/4 है। अब देख लेते हैं कौन सा रेशियो पूछा गया था, ठीक है, कैपिटल M बाय स्मॉल m। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज योर बी ऑप्शन, दैट इज आवर आंसर। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये वाला तो आपको होमवर्क है, ये वाला भी आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद अ स्पीड, ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, आपका एक ब्लॉक है हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट विद मास इन द रेशियो 1:2, ठीक है। तो मैं इनिशियल मास ले सकता हूं 3m, इनिशियल मास मैं ले सकता हूं 3m, जिससे ये टूटेगा तो m और 2m में टूट जाए तो रेशियो 1:2 का आ जाएगा। इफ द स्मॉलर पार्ट मूव विद, अच्छा ये 3m मास का जा रहा था एज पर क्वेश्चन, और ये अचानक से टूट जाता है, एक्सप्लोजन मान लो, और मोमेंटम उसमें भी कंजर्व रहता है। इफ द स्मॉलर पार्ट, ठीक है, m मास का, मूव एट ए स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, ये अगर 60 मीटर पर सेकेंड से इसी डायरेक्शन में हमारे पास जा रहा है, देन द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, सिस्टम की ही बात कर रहा होगा कि सिस्टम में फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ। तो भाई फ्रैक्शनल चेंज तो आप तब निकालेंगे अगर देखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ इंटू 3m इंटू 40 का स्क्वायर, ये होता। अब जो 2m वाला है इसकी वेलोसिटी भी तो निकालें कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, क्या है, इसको निकालें। तो यार मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहेगा ना भाई, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बेटा। तो इनिशियल मोमेंटम की अगर आप बात करें तो यह आएगा हमारे पास, मैं यहीं से लिख रहा हूं, ठीक है, 3m इंटू 40 आई कैप इक्वल टू, इन्होंने बोला है m वाला उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो 60 आई कैप, और 2m वाले की वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ये प्लस है नेगेटिव है जो भी है, तो ये आपका हमारे पास आ जाएगा, या फिर इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 हमारे पास 12 120 m आई कैप इक्वल टू 60 m आई कैप प्लस 20 m v वेक्टर, तो इधर जाएगा तो 60 m आई कैप इक्वल टू 2m v वेक्टर, m से m चला गया तो ये आ गया आपका 30 i v आई कैप में। तो ये वाला आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है 30 से, 4 3 12 3 2 6 और हाँ 6 120, तो ये वाला आपका 30 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात आती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, अगर मैं बात करूं तो दोनों के पास है, तो एक हो जाएगा हाफ इंटू 2m इंटू 30 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू 60 का स्क्वायर, यही तो आएगा। ये दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया और ये
आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज। तो भाई हमें फ्रैक्शनल चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज नहीं। तो फ्रैक्शनल चेंज अगर मेरे को चाहिए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करने की ही बात कर रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी थी भाई, हाफ इंटू, ठीक है, 3m इंटू 40 का स्क्वायर, ऐसे लिख लेता अभी, हाफ इंटू 3m 40 का स्क्वायर माइनस जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है आपकी हाफ इंटू m इंटू 60 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू 30 का स्क्वायर। यही आया था ना बेटा हमारे पास, है ना, 2m इंटू 30 का स्क्वायर m इंटू 60 का स्क्वायर, 2m इंटू 30 का स्क्वायर m इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू इनिशियल 3m इंटू 40 का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये 1 माइनस पूरा मलबा जो है हाफ 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 उड़ा दिया जाए, या पहले अभी लिख देता हूं ऐसे, तो ये आ जाएगा हाफ m, ठीक है, 3600 प्लस हाफ इंटू 2m इंटू 900 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 3m इंटू 1600, यही आएगा, है ना। तो हाफ 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 हमारे पास गया, m m m हमारे पास गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 माइनस, ठीक है, 3600 प्लस हमारे पास 1800 डिवाइडेड बाय 1600, ठीक है, यही आ रहा है, नहीं 4800, ठीक है। तो जरा इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास कितना आ रहा है 36, ठीक है, 36 प्लस, ठीक है, प्लस, अरे क्या हो रहा है, अरे दादा खराब होगा का, अरे 3600 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 4800, 1.125, ये तो नेगेटिव में आ रहा है, ऐसा क्यों? हमारे पास हमने कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं करी है। 3600 प्लस हमारे पास 1800, 5400, तो ठीक तो है, डिवाइडेड बाय 5400 डिवाइड बाय 4800, तो ये जीरो कट गया हमारे पास। हाँ यार नेगेटिव में आ रहा है हमारे पास, अच्छा फ्रैक्शन में ही पूछा है, लेकिन नेगेटिव क्यों आ रहा है? हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा नहीं फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, एक्सप्लोड कर गया ना, तो इंटरनल केमिकल एनर्जी जो भी होगी ये एक्सप्लोड करा है, तो इंटरनल एनर्जी भी जुड़ गई है, इसीलिए हमारा यहां पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारे लिए इसको अगर हम लोग कट कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर 2 और 7, ठीक है, और 2 और 4, यही आएगा हमारे पास, है ना। तो हमारे लिए तो 3/24 1/8 का 1/8 नेगेटिव का हमारे पास जो है उसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, 1/8 का हमारे पास रेशियो आएगा। समझ रहे हो ना हम लोगों का नेगेटिव क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि एक्सप्लोजन जब भी होगा, जैसे वो खुद तो चल ही रहा था और उसने अपने अंदर की एनर्जी और यूज करके एक्सप्लोड कराया, इसलिए हमारे पास ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो आप मॉड ले लीजिएगा, ठीक है, आप यहां पर मॉड ले लीजिएगा, ठीक है, सो दैट आपका आंसर आपको पॉजिटिव मिले, ठीक है, पॉजिटिव में 1/8 का आपको आंसर मिले, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हमारे पास, ठीक है, टाइम भी अप्रोक्सीमेटली हो रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट, ठीक है। तो हमारे लिए यहां पर जरा ध्यान समझना कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ मास हमारे पास m1, ठीक है, कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2, ये आपका m2 है, ठीक है, विच इज एट रेस्ट, ये आपका रुका हुआ है, ठीक है।
हमारे लिए। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बिफोर का केस है और ये आफ्टर का केस है। ये v और v अपोजिट इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, v नॉट हम लोग मान लेते हैं। एक का मास है m1, एक का मास है हमारे पास m2। द रेशियो ऑफ द मासेस m2 by m1 इज, द रेशियो ऑफ द मासेस m2 by m1 इज, ठीक है। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, मोमेंटम तो आपका हमेशा ही कंजर्व है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड हमारे पास v है, ठीक है। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारे पास रहेगा। तो ये आएगा बेटा m1 इंटू v इज इक्वल टू m1 माइनस m1 v नॉट प्लस m2 v नॉट, इस प्रकार से आ गया। लेकिन अब पंगा यह है कि अभी हम लोगों ने वेरिएबल, देखो v नॉट और v हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं इनमें से इसको हटाना होगा, तभी रेशियो तो यहां से आप निकाल ही सकते हैं m2 by m1। अब देखो यहां पे क्योंकि कोलिजन होने के बाद दोनों स्टिक नहीं करे, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमारे लिए है नहीं, और हमारे पास यहां पर दूसरा केस बन सकता है परफेक्टली इलास्टिक का। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऑल्दो इनको ये चीज मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं भी करी है तो भी कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2v नॉट है और वेलोसिटी एक रुका हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v, तो e की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 2v नॉट आ गया आपका बेटा। और जैसे अगर आप यहां पर डाल देंगे इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन थी m1v इज इक्वल टू माइनस m1v नॉट प्लस m2v नॉट, इस प्रकार से थी, राइट। और v इज इक्वल टू 2v नॉट है, तो इसको मैं इस प्रकार से रख लूं तो हमारा अब सवाल हो गया m2v नॉट, क्योंकि आपका ये v नॉट उड़ जाएगा, ठीक है। तो 2m1 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2, ये आएगा 3m1 इज इक्वल टू m2। हमें किसका रेशियो चाहिए था बेटा? m2 by m1 का रेशियो। तो 3 इज इक्वल टू m2 by m1 आपका रेशियो आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3:1 का बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, एज पर द गिवन फिगर 2 ब्लॉक ईच ऑफ मास 250 ग्राम्स, हमारे पास दोनों का मास जो है हमारे पास 250 ग्राम्स है, m एंड m, ठीक है, आर कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट k, वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है हमारे पास। इफ बोथ आर गिवन इनिशियल वेलोसिटी v इन अपोजिट डायरेक्शन, आपने इसको v इधर दे दिया और आपने इसको v इधर दे दिया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, हमारे पास मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग हमारे पास क्या होगा? इसको आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करना चाहें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है सीएम फ्रेम की। रीजन बीइंग, अगर आप देखें दोनों का मास सेम है और वेलोसिटी दोनों को सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालेंगे वो तो जीरो ही आएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर सेंटर ऑफ मास जो है इसका रेस्ट पर पहले भी था, फाइनली भी होगा। ये कुछ x1 लेंथ आगे जाएगा और ये कुछ x2 लेंथ आपका आगे जाएगा, है ना। हमारे पास दोनों बराबर ही जाएंगे क्योंकि दोनों का मास वास सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हमारे पास ये x और ये भी x कुछ ऐसा जाएगा। टोटल इलोंगेशन आपकी 2x हो जाएगी। तो हमें सीधे क्या बता रहे हैं? मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। मैंने कहा दोनों का इलोंगेशन आपका सेम होगा। अगर पूछे कि सेंटर ऑफ मास से ये कितना आगे गया, तो जो भी मैं x निकालने वाला हूं वो x/2 होगा, इसका x/2 होगा इसका। अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ है, हमारे पास एट मैक्सिमम इलोंगेशन होगा क्या? एट मैक्सिमम इलोंगेशन हमारे पास दोनों बॉडीज, जरा ये समझो, ये बॉडीज कुछ ऐसे थी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, ये तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो ये हमारे पास खिंच के कुछ ऐसा आया और ये कुछ खिंच के ऐसा आया। आपने v से दे रखा था, यहां पर आपका v है, ये रेस्ट पर आएगा, रेस्ट पर आएगा। आपकी टोटल इलोंगेशन में क्या कह रहा हूं? टोटल इलोंगेशन जो हुई दैट इज x। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? x/2, ये इधर जाएगा और ये x/2 इधर, दोनों का सिमेट्रिकल है तो x/2 इधर जाएगा। तो अब जरा हम लोग ध्यान से देखते, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो भाई। वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी, ग्रेविटी तो कुछ काम नहीं कर रहा है, ये
वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास थी हाफ एम यू या वी का स्क्वायर का ट्वाइस कर लो, यही तो आएगा, है ना, क्योंकि दोनों को सेम दे रखा है, माइनस माइनस उड़ गया, हाफ हाफ उड़ गया, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv का स्क्वायर, x की अगर आप बात करोगे अंडर रूट में 2m/k इंटू वी आपका आंसर होगा। तो हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है। ये बोथ आर गिवन। अच्छा, v के टर्म्स में ही बताना, वही मैं कह रहा हूं कि v हमारे पास क्या है 2m/k, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा और आंसर मैच अपना नेट से देख के कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं चाहता हूं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देख लें। ये HC वर्मा बेस्ड है, ठीक है, तो इसके कंसेप्ट का ये वाला कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कंसेप्ट बता देता हूं, आप प्लीज इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपका एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है, आपका एक ब्लॉक है केस 1 और ये अभी रेस्ट पर है, ये एल लेंथ है, यहां पर आपकी एक बुलेट आई स्मॉल एम मास की, मान लो u0 स्पीड से आई और ये जाके बुलेट केस 1 आपका ऐसा बनता है, ठीक है, कि बुलेट गेट्स embedded इन ब्लॉक। तो आपसे ये बुलेट जाके इसके अंदर हमारे पास एम्बेड हो जाती है, तो आपसे पूछ लेंगे कितना हाइट मैक्सिमम उठेगा हमारे पास, या फिर ये कितना एंगल आपका रोटेट होगा अल्फा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहला केस है कि वो जाके अंदर अटक जाए, ठीक है। तो इस केस में जरा यहां पर समझना, अलोंग हॉरिजॉन्टल जब भी इनके बीच में कोलिजन होगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्यों सर? क्योंकि जैसी बुलेट यहां पर आके इसके साथ टकराएगी तो एक फोर्स इसको मिलेगा, एक फोर्स इसको मिलेगा। अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई नेट फोर्स नहीं है, और अगर नेट फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। ध्यान से देखना, मोमेंटम कंजर्वेशन दैट विल बी mu0 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू वी कॉमन। तो v कॉमन आपका आता है mu0 डिवाइड बाय m प्लस m। क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो आपको बस पुट करनी होंगी। आफ्टर जैसी हमारे पास ये इसमें एम्बेड हो जाएगा, तो जरा ध्यान समझना, आफ्टर कोलिजन की बात करें तो यहां पर इसके अंदर ये एम्बेड हो गया, टोटल मास क्या हो गया m प्लस m, और ये चल रहा है v कॉमन से। तो अब ये हमारे पास कुछ हाइट कितना जाएगा, हमें ये अगर चाहिए तो आप ये कह सकते हैं जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी में चली जाए। तो आप ये कहते हैं हमारे पास हाफ ऑफ m प्लस m इंटू वी कॉमन का स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस m इंटू g इंटू h, ये आप कह सकते हैं, हाइट आपकी आ जाएगी। और अगर आप यहां से देखें तो m प्लस m चला जाएगा, v कॉमन का स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू h। तो इसका स्क्वायर करके आपको हाइट आ गई, ये क्वेश्चन हो गया। देखो आपको सब पता है, मास ऑफ द बुलेट u0 ये सब पता है, हाइट आ गया। सर एंगल कैसे निकालेंगे? अगर आप देखें, ये अगर मान लो लेंथ L ऑफ द थ्रेड आपको दे रखा है, तो आपको पता है ये वाली लेंथ होती थी L इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना। तो इसी को L इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा आप इक्वेट कर लीजिएगा। जरा इस क्वेश्चन को रीड करें। अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 5.99 kg is hanging by two long massless cord. A bullet of mass 10 ग्राम जोड़ोगे 6 kg हो गया, is fired into the block and gets embedded in it. The block plus bullet then swing upward, their center of mass rising vertically by a distance इतना before the pendulum comes momentarily to rest. ये उठ के ऐसे एंगल पर जाएगा, ठीक है, the speed of the bullet, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी में एक और वेरिएशन है जो पूछा जा चुका है, मैं लेके नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो केस है उसको भी जरा देख लेना, केस 2 कि बुलेट कम्स आउट विद सम स्पीड। अब ये क्या आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक ब्लॉक था एम मास का और इसमें एक बुलेट थी आपकी, ठीक है, स्मॉल एम मास की, u0 स्पीड से आ रही है, ये वैल्यू दे दी, कोई भी ना, देखो
कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकम्प्लीट नहीं होगा, अगर इनकम्प्लीट है तो बोनस होगा, अगर इनकम्प्लीट नहीं है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इन्होंने बोल दिया कि इस बुलेट को हम लोगों ने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका और ये जाके इससे टकरा के बाहर निकल आई विद स्पीड v। तो जब इनके बीच में कोलिजन होगा, ध्यान से समझना, कोलिजन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इस बार करेंगे, तो यहां पर होगा एम यू नॉट इज इक्वल टू एम वी प्लस कैपिटल एम वी प्राइम। ये जैसे इसको पेनिट्रेट करेगी ये वी प्राइम से चलना स्टार्ट कर देगा। तो मोमेंटम तो आप हमेशा कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी मत करना कि सर इसकी काइनेटिक एनर्जी इस दोनों की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, अरे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। यहां पे जब पेनिट्रेट करेगा बॉन्ड टूटेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो ये आएगा एम यू नॉट माइनस वी अपॉन कैपिटल एम दैट इज वी प्राइम। ये इतनी स्पीड से चलेगा डब्बा। अब आपका क्वेश्चन फिर से वही बन गया कि अब हमारे पास जो ये डब्बा है ये v प्राइम से जा रहा है, ये कितनी हाइट पर जाएगा, तो आपको क्या करना है, हमारे पास हाफ m, इस बार सिर्फ ये चल रहा है, बुलेट अंदर नहीं है, हाफ m v प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, m से m गया, v प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू h आया, और यही होगा l इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, अगर आपको ये एंगल अल्फा चाहिए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा, एक दो क्वेश्चंस मैं और छोड़ रहा हूं उनको भी देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा जेई का PYQ ही है और ये 3 बार आ चुका है भाई, ठीक है, ये 3 बार आ चुका है। चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा खिंच जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। A tennis ball is released from a height h and after freely falling on a wooden floor it rebounds and reaches to a height h by 2। आपने एक टेनिस बॉल को h हाइट पर से रिलीज करा है, ये जाएगा 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 और नीचे हमारे पास हिट करेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका e है, तो ये रिबाउंड करा कुछ और वेलोसिटी से और ये सिर्फ आधी हाइट तक ही उठ पाया, h बाय 2 पर ही ये उठ पाया, यही कह रहा है ना हमारे पास। रिबाउंड्स and reaches a height h by 2, the velocity versus height of the ball during its motion may be represented graphically। हमारे पास वो नहीं है, बस आपको रफ प्लॉट बेसिकली देखना है, नॉट टू द स्केल है, v वर्सेस x या v वर्सेस h का ग्राफ। भाई देखो जब आप रेस्ट से रिलीज कर रहे हो तो ये अंडर रूट में 2gh की स्पीड से जाएगा, और इसमें आपको ये वाला कंसेप्ट, मैंने ये क्वेश्चन लाने का पर्पस ये था, आपको याद होना चाहिए रिबाउंड वेलोसिटी जो होती है हमारे पास दैट इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ हिटिंग वेलोसिटी, जिससे ये हिट करेगा परपेंडिकुलरली। जो आपका हमारे पास h मैक्स दूसरी बार डेवलप हो रहा है, याद करिए e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h नॉट इनिशियल हाइट का होता है, ठीक है। और टाइम की अगर आप बात करें, टाइम इज, ठीक है, e टाइम्स ऑफ t नॉट। ये वाला कंसेप्ट रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट रिवाइज कर लेना, ये भी काम का है, ऑल्दो इधर अभी यूज नहीं हो रहा लेकिन ये वाले भी हमारे पास काम का है। और एक लास्ट कंसेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर आपकी एक m मास की बॉल है, u स्पीड से जा रही है, ठीक है, और दीवार से हमारे पास टकराती है एट एन एंगल थीटा, तो भाई याद रखना कि आपका जो ये वाला वेलोसिटी है u cos थीटा और ये वाला वेलोसिटी है u sin थीटा, जिससे ये हिट करता है, इसके बाद रिबाउंड वेलोसिटी इसकी e टाइम्स हो जाती, तो इसकी e टाइम्स परपेंडिकुलरली जिसको हिट करेगा, जैसे ये यहां पर आएगा तो हिट किससे कर रहा है, u cos थीटा से। u sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता, ये आपका यही रहता है, ये आपका eu cos थीटा बेसिकली हो जाता है। तो आपका ये नेट वेलोसिटी आपको याद करना था कितना है, वी नेट जब आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी वेलोसिटी आती है। ये कितने एंगल पर रिबाउंड करेगा, tan अल्फा, ये भी रिकॉल कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपका आएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ई यू कॉस थीटा, तो tan थीटा बाय ई। ये आपको केसेस कराए गए होंगे तो प्लीज इस वाले पार्ट को भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब बात आते हैं इसमें, अगर आप देखें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax,
इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2ax, x और v के बीच का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोलिक ग्राफ है ना। तो आपके ये तो गए और ये भी कुछ कर्व बना रखे हैं, जरा अब रीड करते हैं, जरा सारे पूरे प्रोसेस को जरा देखना, ठीक है। हमारे पास जब आपका h हाइट की वैल्यू h थी तब u की वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपकी हाइट की वैल्यू 0 हुई तो u की वैल्यू नेगेटिव में -√2gh हुई होगी, ठीक है। जब आपकी हाइट की वैल्यू h/2, ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि रिबाउंड करेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई है, ये नेगेटिव है। और फिर जब आपकी h की वैल्यू h/2 हुई तो वेलोसिटी 0 हुई, और सारे ग्राफ कौन से रहेंगे, पैराबोलिक कर्व। तो आइए अब जरा देखते हैं ये क्या कह रहा है। इस डायरेक्शन में जब आपकी h जब हाइट थी तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये पैराबोल कह रहा है कि जब आपकी h की वैल्यू 0 हुई तो वेलोसिटी 0 हो गई। क्या ये ऐसी बात सच है, जब h की वैल्यू आपकी 0 हुई, हाइट 0 हुई तो वेलोसिटी 0 हुई? क्या गलत। तो ये हमारे पास गया, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। जरा इसको देखना, जब हमारे पास h, 0 है, एक हाइट h है तो वेलोसिटी 0 है, पैराबोलिक कर्व ये क्या कह रहा है कि जब आपकी h की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। मैंने कहा ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी नेगेटिव है। इसके अगले मोमेंट पे इन्होंने यहां पे जो वेलोसिटी बनाई है, ये ऑपरेटर का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था ऑपरेटर को, ये थोड़ी सी कम ऐसे दिखाई जाएगी, ठीक है। मैं बना देता हूं, जेई का आप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो h/2 हाइट तक रेज हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा आपका ग्राफ रहेगा, ऐसा, ठीक है। हाइट कम क्यों? क्योंकि जैसे ही ये रिबाउंड करेगा वेलोसिटी आपकी नेक्स्ट मोमेंट पर पॉजिटिव हो गई ऊपर की डायरेक्शन में और कम हो गई है, बिल्कुल सही। और फिर अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये कह रहा है कि जब आपकी हाइट h/2 है तो वेलोसिटी 0 है। ये बात बिल्कुल सही है, पैराबोलिक कर्व है, तो बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर, ठीक है। तो इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस और रह रहे थे, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। आप प्लीज एक बार ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को, जो और क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं प्लीज आप उनको ट्राई जरूर करना, ठीक है। हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन का, आप वो 2D कोलिजन का मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें एक क्वेश्चन और करा ही देता हूं, ठीक है, सो दैट आप एक और कर लेंगे। बॉल विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल। एक आपकी बॉल है, ठीक है, m मास की, ये 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है। ये दूसरी बॉल से, आइडेंटिकल बॉल से कोलाइड करती है एट रेस्ट, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल, इन दोनों के बीच में कोलिजन होने के बाद डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। पहली वाली बॉल भी आपकी 30 डिग्री से जा रही है और दूसरी आइडेंटिकल बॉल है, ये भी आपकी 30 डिग्री से जा रही है विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन इज x/y। तो ये x है, इसकी वेलोसिटी y है, हमें बताना है। कभी भी आपका ऑब्लिक कोलिजन 2 डायमेंशनल कोलिजन हो, आपको क्या देखना है, ध्यान कि आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड है। तो मोमेंटम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, ध्यान रखना। और परफेक्टली इनलास्टिक ही हो या इनलास्टिक हो, हमेशा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो आपको मोमेंटम इनिशियल अलोंग x मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल अलोंग x करना है। मोमेंटम इनिशियल अलोंग y मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y, आपको 2 डायमेंशनली करना है। तो इनिशियल मोमेंटम x के अलोंग अगर मैं बात करूं तो 9m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mx cos 30 और my cos 30 और यहां आएगा my sin 30 और हमारे पास mx sin 30। आपकी एक इक्वेशन बनती 9m इज इक्वल टू mx cos 30 प्लस my cos 30, एक इक्वेशन ये बनती है। और दूसरी अलोंग y, इनिशियल मोमेंटम अलोंग y नहीं है तो यह आता mx sin 30 माइनस my sin 30। तो यहां से आप देखेंगे x और y का रेशियो 1:1 का आ रहा है। इसी चीज के ऊपर आपको
ये वाला कोलिशन का भी क्वेश्चन है, बस बेसिक्स ध्यान रखने हैं। ये वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है और यहां पर भी θ1 θ2 उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन है, ठीक है। इन डिग्रीज हमारे पास वही वाले क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको भी ट्राई करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे, 2 हमारे पास 2 डायमेंशनल क्वेश्चन हमारे पास हो गए, ठीक है। तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।